सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं अलीना इलियास, राना ताहिर, सदीक साजिद और ख़ुसूसी तौर पर सरदार मोहसिन अता खोसा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और आज के जो हमारे मौज़ूआत हैं उसमें मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है। नवाज़ शरीफ साहब ने इजलास किए हैं, ज़ूम के ज़रिए अपने पार्टी कायदीन को एतमाद में लिया है, उनसे पूछा है कि क्या हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं। तो वो उसकी रुएदाद आपको सुनाएंगे पूरी कि उन इजलासों में क्या हुआ। और अब आज रात तक या कल सुबह तक नवाज़ शरीफ साहब अपने फ़ैसले से अपने साथियों को आगाह करेंगे। और ये जो शहबाज शरीफ साहब की जो बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इदारों के साथ मफाहमत होनी चाहिए, ये पता चलेगा कि उसके हवाले से फिर बिल आखिर क्या फ़ैसला हुआ है। इसके अलावा हम, क्योंकि सरदार मोहसिन अता साहब हमारे साथ हैं, तो जो डेरा गाजी खां के इलाके में लादी गैंग, उसकी जो ख़बरें आईं और फिर उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन, ये क्यों गैंग वहाँ पर पैदा हो रहे हैं। हर साल दो साल के बाद एक नए गैंग का नाम आ जाता है, एक वीडियो आ जाती है, फिर उसके बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है, फिर कह दिया जाता है कि ऑपरेशन कामयाब हो गया। लेकिन ये क्या वजह है कि वहाँ पर ये गैंग पैदा होते हैं, कौन इनकी सरपरस्ती कर रहा है, मौजूदा जो सारी सूरत हाल है इसमें हु कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सरदार साहब उसी इलाके से हैं और मुतअद्दिद दफ़ा ये असम्बली में मुंतखब हो चुके हैं। उस पूरे जो सियासत है वहाँ की और जो बड़े, उन सब को वो जानते समझते हैं। तो इसलिए इनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा जो सियासत है, सदीक साजिद साहब की तरफ मैं जाऊंगा। लेकिन जो हमें पता चला वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपने साथियों के साथ मीटिंग्स की हैं। पिछले 2 दिनों में कई उसके सेशंस हुए हैं। शिरकत करने वालों में शाहिद खाकान अब्बासी हैं, राना सनाउल्लाह हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम साहबा हैं, हमज़ा भी उसमें हैं, ग़ुलाम दस्तगीर साहब भी हैं। एक कोर ग्रुप है पार्टी का जिनसे उन्होंने मशावरत की है। और बड़ी जो बात उसमें ये थी कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सदीक साजिद, क्या इतलात, तो पार्टी में क्या राय सामने आई? मफाहमत की बात हुई जो शहबाज शरीफ साहब करते हैं, या मरियम नवाज़ साहबा की बात पर ज़्यादातर लोगों ने वहाँ पर लब्बैक कहा? जी समी साहब, आपने गुज़श्ता दिनों शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर है उनका एक इंटरव्यू सुना होगा जिसमें वो नए इमरानी माहदे की बात कर रहे हैं, ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद, इस इंटरव्यू के बाद, उन्होंने जो ये मुशावरती एक अमल नवाज़ शरीफ की जानिब से शुरू हुआ और ये 2 दिन हो गए हैं और आज रात तक इस हवाले से फ़ैसला हो जाएगा। क्योंकि नवाज़ शरीफ ने कहा था कि मैं सबकी बात सुनूंगा और फ़ैसला मैं आज रात तक या कल सुबह तक सामने जो है वो आ जाएगा। और ये जो 14-15 अरकान थे, ये कोर ग्रुप था, आपने ख़ुद भी इसका हवाला दे दिया। इनकी सवाए परवेज़ रशीद के सबका ये मौक़िफ़ था कि अब एक लाइन ड्रा कर लेनी चाहिए कि हमने मफाहमत की तरफ जाना है। यानी आप कह रहे हैं कि सिर्फ परवेज़ रशीद साहब उस बयानिए की बात कर रहे थे जो मरियम नवाज़ साहबा बयान करती रही जलसों में, या नवाज़ शरीफ साहब बयान करते रहे। बाकी जो सारे कायदीन थे वो शहबाज साहब की जो मफाहमत थी उसकी बात कर रहे थे कि हमें रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। जी बिल्कुल समी साहब, ऐसा ही था। परवेज़ रशीद का ये मौक़िफ़ था कि अगर हमें 10-15 साल भी इंतज़ार करना पड़े, इक़्तिदार करें तो हम करें, लेकिन हम अपना ये बयानिया ना छोड़ें। इस पर जो है वो मरियम नवाज़ बात करना चाहती थी, लेकिन नवाज़ शरीफ ने कहा कि आज शरीफ फैमिली का कोई मेंबर नहीं बोलेगा, आज सिर्फ पार्टी के सीनियर रहनुमा बोलेंगे। तो उसके ऊपर फिर राना सनाउल्लाह, उसके बाद फिर ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ये सब ऐसे सीनियर लोग थे। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, 2 साल सिर्फ इलेक्शन में रह गए हैं, अभी भी जो लोग हमारे हैं वो तज़ब्ज़ब गोमगो की कैफियत का शिकार है। एक वाज़ेह फ़ैसला कर लें कि हमने क्या बयानिया लेना है।
और फिर हमजा शहबाज ने समी साहब थोड़ा सा उन्होंने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 2 बातें सिर्फ कहनी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने बहुत बड़ी ये बात की समी साहब, उन्होंने कहा कि मैंने मुख्तलिफ MPs MNA से बात की है, तो उसकी रोशनी में मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हमने ये मुफाहमत का रास्ता इख्तियार ना किया और मुसलसल मज़ाहमत करते रहे जो कि हमारी पॉलिसी है, तो उन्होंने कहा जी 80% तक जो हमारे MPs MNAs हैं वो चले जाएंगे, वो हमारा टिकट नहीं लेंगे। अच्छा नहीं, यहाँ पर सदीक साजिद एक थोड़ा सा, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमजा साहब ने यही कहा होगा, लेकिन जो मज़ाहमत की बात हो रही है, जो एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक्स की बात, वो भी बेसिकली एक टैक्टिक्स हैं कि किसी न किसी तरीके से मफाहमत की तरफ बढ़ा जाए। मैं आपको मरियम नवाज़ साहबा की गुफ्तगू का हिस्सा एक सुनवाता हूँ, जिसमें बिल्कुल ये क्लियर है कि वो भी मफाहमत चाहती हैं, वो भी बात करना चाहती हैं, वो भी नहीं चाहती कि एस्टेब्लिशमेंट से पक्की लड़ाई हो और इस तरह की लड़ाई हो कि वो ख़त्म इस तरह से हो कि एक की जीत हो एक की हार हो। सब कुछ जो मज़ाहमत है वो भी इसलिए की जा रही है कि मफाहमत के लिए रास्ता साफ़ हो और मफाहमत में कोई अच्छा पैकेज मिल जाए। सुनिए क्या कह रही हैं मरियम साहबा। तो सदीक साजिद साहब, ये तो सबसे बड़ी मफाहमत की बात कर रही हैं। ये तो कह रही हैं ये जो सारी मज़ाहमत है ये इसीलिए है कि मफाहमत में कोई अच्छा पैकेज मिल जाए। नहीं, वैसे समी साहब आपका मुराद क्या है मफाहमत के पैकेज से? पैकेज से क्या मुराद? मफाहमत का पैकेज, उससे क्या चीज़ें शामिल आपका? पैकेज से मुराद ये है कि गवर्नमेंट में हिस्सा मिले, इलेक्शंस जो हैं वो उनकी जो शराइत हैं या जो TOR हैं उस पर करवाए जा सकें, और फिर उसमें यह भी मुमकिन हो सकता है कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन की इजाज़त एस्टेब्लिशमेंट दे दे जिसमें जो ताहयात नाअहली है वो किसी फ़ैसले के नतीजे में असम्बली कोई उसमें तरमीम कर ले कि वो एक टर्म के लिए हो, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की राह हमवार हो सके। तो जितनी ज़्यादा आप मज़ाहमत करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी ताकत दिखाएंगे, तो फिर बारगेनिंग की स्पेस भी तो आपके पास ज़्यादा हो जाती है ना। ये बात तो आपकी दुरुस्त है, और मेरे ख्याल में इस मफाहमत के पैकेज की एक जो इजाज़त दी गई है शहबाज शरीफ के कि पार्लियामेंट के अंदर आप जिनसे मफाहमत करना चाहते हैं आप करें। बाहर का मामला अभी नवाज शरीफ का फैसला सामने आ जाएगा। अच्छा, जो बाहर के लोग हैं ना, मैं अभी आपको एक बड़े ज़बरदस्त नून लीग पॉलिटिशियन है जो हमेशा नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े रहे हैं, जिनका नाम जावेद हाशमी है और जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है। मैं आपको उनकी एक ऑडियो, एक कन्वर्सेशन सुनवा देता हूँ जिसमें वो भी इस बात को, नवाज शरीफ साहब को वो कह रहे हैं कि ये जो इनकी पॉलिसी है ये ठीक नहीं और मफाहमत जो है वो होनी चाहिए, कब तक आप लड़ेंगे, लड़ के हम थक गए हैं। वो भी एक बड़ा एक कॉशियसली वो नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अनहर्ड ऑफ कि जावेद हाशमी जैसा आदमी, क्योंकि आपने पार्लियामेंट से बाहर जो सेंटिमेंट है उसकी बात की, तो आइए आपको जावेद हाशमी साहब की ये गुफ्तगू सुनवा देते हैं। जी सदीक साजिद साहब, पार्लियामेंट से बाहर भी जो नून लीग के कायदीन हैं वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। जी समी साहब बिल्कुल, और ये अक्सरियत ऐसी बात कर रही है कि हमें अभी ये मसामत वाली जो सियासत है इसको तर्क करना चाहिए। और अभी आज ये फैसला कब तक हो जाएगा जो नवाज शरीफ साहब आज या कल उन्होंने कहा जी इसके ऊपर मैं फैसला जो है वो कर दूंगा, और यही नज़र आ रहा है क्योंकि ज़ाहिर है अब उन्होंने पार्टी के भी सीनियर लोगों की राय ली, क्योंकि उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था, उन्होंने कहा जी मैं जो फैसला जो शरीफ फैमिली के लोग हैं उसके ऊपर तो मैं जो फैसला करूंगा ये तो मानेंगे, लेकिन मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। तो वो बात भी उन्होंने आज जो है वो सुन लिया। आज वो कंसल्टेशन का जो अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो वो जो अब तक की जो सूरत हाल है जो हमने बताई, इन्हीं के लोगों से बात की जो वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि अक्सरियत इसी तरफ जा रही है कि हम जो है चूँकि इलेक्शन आने वाले हैं तो उस वजह से रास्ता जो है वो ग्रैंड डायलॉग का, नए इमरानी वादे की बात करें, जो हुकूमत ने अभी एक मिसाक मईशत की बात की है, हम उस तरफ भी जा सकते हैं। कुछ लोगों की राय थी कि एक ऑप्शन इस्तेमाल करके आप देख लें जो पीपल्स पार्टी कह रही है, ताकि हम उसको साथ लेकर चलें अदम एतमाद का पंजाब में, क्योंकि पंजाब में उन्होंने कहा जी अगर हम 2 साल अभी रहते हैं, अगर हम वहाँ पे कामयाब हो गए, कुछ ना कुछ डिलीवर करने में कामयाब हो गए, तो हमारी इसके ऊपर बड़ी अच्छी रेपो बन सकती है। इसको भी नवाज शरीफ ने कहा जी वो इसके ऊपर भी फैसला जो है वो करेंगे सारी कंसल्टेशन मुकम्मल होने के बाद। अच्छा, एक बिल्कुल आपकी बात ये सही है, लेकिन मैं एक और आपको गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ जो शरीफ साहब की है। आम तौर पर ये तासुर था कि बड़ा कोई एक बड़ी चपकलिश विजिबल हो जाएगी, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने जिस कमाल से, जिस खूबसूरती से सारी सिचुएशन को संभाला है और मरियम नवाज़ साहबा को बिल्कुल उन्होंने न्यूट्रल कर दिया है,
जो उनका इम्पैक्ट था उनकी आमद से पहले, शहबाज साहब की आमद से पहले जो गनगरिश थी मरीम साहबा की, वो बिल्कुल अब हमें वो एवेपोरेट होती हुई नज़र आई है। और जिस तरीके से शहबाज साहब ने पेश किया अपने आप को और मरीम और हमज़ा के मुस्तकबिल के हवाले से जो उन्होंने बात की है, आइए ज़रा वो गुफ्तगू सुन लें, फिर इस पर बात करते हैं। राना ताहिर साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी शहबाज साहब की, बड़ी ये जिस तरह उन्होंने इसको पेश किया है तो बहुत ही डिफ्यूज़ करके पेश किया, और को मरीम साहबा के लिए कोई राह नहीं छोड़ी उन्होंने कि वो कोई तनकीद कर सकें या वो कोई अपना अलहदा रास्ता बना सकें। जिस तरीके से उनकी उठान थी, जिस तरीके से वो पार्टी पर ग्रिप उनकी जा रही थी, लेकिन अब आप देखें एट दी एंड ये शहबाज साहब बाहर आए हैं जेल से, 2 हफ्ते भी नहीं हुए इन्हें, और सारे का सारा कॉम्प्लेक्शन इतना चेंज हुआ है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो बनाया मशावरती ग्रुप, उसमें सवाए परवेज़ रशीद साहब के सब ने ये कहा कि जनाब मफाहमत होनी चाहिए। समी साहब देखिए, पहले तो मैं ये जो आपने शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनवाई है ना, उसमें उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा को हमज़ा शहबाज के बराबर ला खड़ा किया। जो हाँ, उन्होंने मरीम का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने हमज़ा शहबाज का, उन्होंने कहा ये तो बच्चे हैं। तो बाकी जो उनकी लीडरी वीडरी थी वो आप सही कहते हैं कि बड़ी खूबसूरती से शहबाज शरीफ साहब ने उसका बिस्तरा लीडरी का तो गोल कर दिया। समी साहब ये देखें, ये टोपी ड्रामा जो नवाज़ शरीफ साहब कर रहे हैं मुफाहमत के हवाले से, ये वो लोग हैं जब इनको आगे कोई रास्ता ना नज़र आए, दीवार नज़र, पहले तो कोशिश करते हैं दीवार को टक्कर मारें, अगर दीवार गिर जाए तो ठीक है, अगर दीवार ना गिरे तो फिर ये दूसरी तरफ। अब ये नवाज़ शरीफ साहब के जो सदीक साजिद साहब ने बात बताई है कि ये मुशावरती इजलास किए हैं, उन्होंने लोगों से राय ली है, ये सारे मुख्तलिफ इनके पैगामात हैं मुख्तलिफ हलकों को कि जी देखें हम तो ये नवाज़ शरीफ साहब जो है ना, इन पर ये ना अब किसी ने एतबार करना है और ना ये मुफाहमत वाले रास्ते पे आएंगे। इन्होंने जिस तरीके से माजी में भी किया और आइंदा भी, अब ये देखें शहबाज शरीफ जो है, इन्होंने अपना रास्ता बनाना है इसमें से। शहबाज शरीफ साहब अपने और अपने बेटे के लिए सियासत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की सियासत अब नवाज़ शरीफ साहब के लिए नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, ये देखें जो सदीक साजिद साहब ने बात बताई है कि हमज़ा शहबाज ने कहा कि ताया जी 80% MPA हमारा साथ छोड़ जाएंगे, ठीक है, वो तो उससे वो किस तरफ ले जाना चाहते हैं कि ये जो सियासत मियाँ साहब ने शुरू की है ना समी साहब, वो अब चलने वाली नहीं है। और पार्टी पर पार्टी के अंदर और बाहर से ये प्रेशर है बिल्कुल। वो जो जावेद हाशमी की आपने बात सुनवाई है, आप देखें ना, जावेद हाशमी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं नवाज शरीफ को सियासतदान ही नहीं मानता। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये कह दिया। लेकिन अलीना, आप क्योंकि मरीम की जो मूवमेंट है उसको आप बड़ा फॉलो करती हैं और आपके पास हमेशा इन्फॉर्मेशन होती है, अब ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है उनके लिए इस वक्त। उनको वो पार्टी में भी हैं, वालिद साहब उनके बाहर हैं, चचा जो हैं वो पूरी कमांड पोजीशन में हैं, और जो बयानिया शहबाज शरीफ साहब लेके चल रहे हैं, पार्टी हमें ये नज़र आ रहा है कि उसकी तरफ टिल्ट कर रही है। जो बाहर जो क्राउड है, आवाम, जो आम आदमी है, वो शायद मरीम नवाज़ की तरफ देख रहा होगा ज़्यादा, लेकिन जो पार्लिमानी लोग हैं, जो MPAs हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो सारे के सारे ये कह रहे हैं जी कि आप बात करें, आप रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएं। अच्छा समी साहब, जैसे कि आपने मरीम साहिबा का शॉट सुनाया तो उन्होंने कहा मज़ाहमत होगी तो फिर मुफाहमत होगी। मेरे ख्याल में वो जिस तरफ इशारा कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनका ये जो पॉइंट है इसकी एक बेस है। आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात हुए, उनका ये कहना है कि अगर हम ये मज़ाहमत ना करते तो उन ज़िमनी इंतखाबात में हम जीतते ना। अब खबरें जो मेरे पास आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुलकर खेलें, वो जो करना चाहते हैं, अगर वो समझते हैं कि डायलॉग से या इस तरीके से वो मुफाहमत की पॉलिसी की तरफ जा सकते हैं तो वो उनको लेकर जाएं। लेकिन अगर आप ये समझें कि आप मरीम नवाज़ साहिबा को इसमें से माइनस कर देंगे तो वो बहुत गलत है, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी में जो एक रिसेप्शन है वो ये है कि जो क्राउड पुलर है, जो लोगों से इंटरैक्ट करती है, जो लोगों से कनेक्ट है, वो मरीम नवाज़ है, ना कि शहबाज शरीफ और ना ही हमज़ा साहब। उसकी रीज़न ये आपको याद है, जब नवाज शरीफ साहब ने आना था तो शहबाज शरीफ साहब कितने लोग लेके जा पाए थे, लेके गए थे। सो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर भी पार्टी में डिस्कशन और डिबेट चल रही है। लेकिन मेरे ख्याल में बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग कि अगर जो शहबाज शरीफ साहब की जो सोच है मफाहमत की, जहाँ वो पार्टी की ज़रूरत है, उसी तरह जो मरीम नवाज साहबा का वजूद है, क्योंकि वर्कर्स के लिए शी इज़ लाइक ए कैटलिस्ट, और वो क्राउड पुलर हैं, जहाँ पर वो जाती हैं बड़े बड़े जलसे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों इस वक्त पार्टी के लिए जो हिकमत अमली आगे चलनी है, दोनों जो हैं उनकी अहमियत है। क्यों सदीक साजिद, बोथ आर नीडेड? देखिए, ये रीना की बात ठीक है कि क्राउड पुलर तो हैं मरीम नवाज़, इसमें तो कोई शक नहीं है, और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज से ज़्यादा जो लोग हैं वो उन्हीं के जलसों में आते हैं।
उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो राना साहब ने बात की ना, बात वो भी ठीक है कि जो शहबाज शरीफ ने बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने वो गेम की कि दोनों को बराबर खड़ा किया। जो उन्होंने इंटरव्यू दिया हमज़ा को भी, और उन दोनों के बारे में कहा कि उनको सियासत का जो है वो हक़ है। और आपकी बात भी समी साहब ये बिल्कुल ठीक है कि मरीम नवाज़ को जिस तरह न्यूट्रलाइज़ किया है शहबाज शरीफ ने, और शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब ने उनको लॉन्च करवाया और बिल्कुल अपना जो सियासी जानशीन है वो उन्होंने तैयार कर लिया और आपकी अपनी जिंदगी में। जी और सभी साहब आपकी तो वो बात भी दुरुस्त साबित हो गई। हम लोग, मैं तो वो कह रहा था कि वो अभी तक उनको इनवाइट नहीं किया, लेकिन अगले दिन उनको पीडीएम में बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ की हदायत पर उन्होंने मियाँ साहब से बोला जो है शहबाज शरीफ से कि इनको आप लेकर जाएँ। वो फिर मरी से स्पेशल आई, पहले वो मशावरती इजलास हुआ और उसके बाद आए और फिर एक ही गाड़ी में आए। थोड़ा सा नाराज़ थे शायद खान अब्बासी, वो फिर गाड़ी भी उनसे ड्राइव कराई शहबाज शरीफ ने, उनको भी मनाया क्योंकि वो उसी मौक़ों पे डटे हुए थे वो इस्तीफ़े वाली बात पे। वो तो फिर उनको भी वहाँ पे मशावरती इजलास में ठंडा किया कि वहाँ पे आपने ऐसी बात नहीं करनी। अब ये बड़ी ज़बरदस्त ये हुआ ना कि वो नवाज शरीफ ने भी एक बड़ी गेम खेली। वो जो राना साहब बात कर रहे हैं ना कि पहले वो दीवार में टक्कर मारते हैं और उसके बाद वो फिर जब मुफाहमत करिए शहबाज शरीफ को आगे कर देते हैं। उन्होंने कहा जी चले जी नवाज, अगर पार्लियामेंट के अंदर वाली बात है तो ये चूँकि अपोजिशन लीडर भी है तो पीपल्स पार्टी एएनपी से बात कर लें। दूसरी तरफ बोला कि हम एएनपी और पीपल्स पार्टी के हवाले से पीडीएम का जो मौक़िफ़ है वो वही मौक़िफ़ होगा जो मरीम नवाज़ और शाहिद खान अब्बासी। अच्छा, एक और बात, ठीक है ये बात क्लियर हो गई। एक और बात सदीक साहब, राना साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये अर्ज़ कर रहा था भाईजान कि शहबाज शरीफ ने एक और बहुत बड़ी बात की है, उसको आप इतना ईजी न लें। वो है नया इमरानी मुआहदा। जो लोग सियासियात के तालिब इल्म हैं उनको पता है कि इमरानी मुआहदा क्या होता है। नया इमरानी मुआहदा, जब आपके पास एक 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उसमें शहबाज शरीफ साहब एक नए इमरानी मुआहदे की बात इसका अगर मैं ये मतलब ले लूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो 18th अमेंडमेंट है उसके हवाले से बड़ी रिजर्वेशन है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट गाए बगाए इसका वो इजहार कर चुकी है ब्रीफिंग्स में, इधर उधर बातों में, कि उसके 18th अमेंडमेंट के नतीजे में वफाक के पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ सूबों को चला गया और बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो जब हम नए इमरानी मुआहदे की बात करते हैं तो इससे ये भी तो हो सकता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ साहब ये मैसेज दे रहे हो कि हम 18th अमेंडमेंट जो है उसके अंदर जो मामलात है उसको भी रिकन्सिडर करने के लिए तैयार है। ये सदीक साजिद, ये कैन वी अज्यूम दैट या दैट इज़ फार फेच्ड? ना ये बिल्कुल सही बात है। ना सिर्फ हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ये हुकूमत और हमारी ब्यूरोक्रेसी, वो सब ये चाहते हैं कि ये 18वीं तरमीम के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सूबों के पास जो चली गई, सूबे तो उसको संभाल नहीं रहे। अभी तक तो बहुत से सूबे ऐसे हैं जो उन्होंने अगर तालीम का महकमा लिया, सेहत का लिया, जो उनके मुलाजमीन हैं उनके वाले। फिर इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि डायलॉग के लिए एक पूरा माहौल बनाया मुस्लिम लीग नून ने, एक तरफ हमें स्टिक नज़र आ रही है जो पिछले 4-5 दिन के वाक़यात हैं जिनमें जो मरीम नवाज साहबा की जावेद लतीफ़ साहब के घर जो गुफ्तगू थी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और उसके बाद एक हम तसलसल देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट पर बहुत ज़्यादा उन्होंने तनकीद की और बड़ा प्रेशर डाला है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं अपने साथियों के साथ और ग्रैंड रिकन्सिलिएशन की बात है जो कि बड़ी अक्सरियत ने यह कह दिया कि जनाब बिल्कुल होनी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत, और शहबाज शरीफ साहब नए इमरानी मुआहदे की। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें वो स्टिक भी दिखा रहे हैं, कैरेट भी है, और कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब हमारे साथ आप बात कर लें। इसका तो फिर हम यही अखज़ कर सकते हैं सदीक। जी बिल्कुल समी साहब। और आप ये देखिए कि पहले उन्होंने काम किस पे किया, पहले उन्होंने काम किया पीपल्स पार्टी पे। पीपल्स पार्टी अब इन सारी चीज़ों के ऊपर ये वही बातें हैं जो कि वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या हुकूमत के हवाले से जो अब वो अपनी सियासत कर रहे हैं। जरदारी जितना बोलना होता है उतने बोलते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात करनी होती है वो, लेकिन वो उस एक्सट्रीम तक नहीं जाते। और आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि शहबाज शरीफ को भी अब यही जो टास्क मिला, जो उन्होंने बात की है, ये ऐसे बात नहीं की, ज़ाहिर है अब वो जो बाहर जाना चाह रहे थे ना, वो इसी के ऊपर तो वो कह रहे हैं कि मैं जाके भाई के पाँव पकड़ूंगा, कि इसी चीज़ के ऊपर तो उनको बनाना है। मुझे मेरा ख्याल है मौका नहीं मिलेगा उन्हें पाँव पकड़ने का, लेकिन फिर भी लोग ये सभी साहब कह रहे हैं वो चला जाएगा बाहर। जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं ना नए इमरानी मुआहदे की, मैं आपको उनके करीबी आदमी ने मुझे बताया कि उस नए इमरानी मुआहदे में शहबाज शरीफ साहब नए सूबों की भी बात कर रहे हैं। अच्छा, तो देखो एक बड़ा पैकेज ऑफर कर रहे हैं। तो वो जो आपने बात की कि जो लोग चाहते हैं बासर हल्के, शहबाज शरीफ साहब वो लाइन बनाने की कोशिश करें। अच्छा, एक और आप सदीक साजिद इसको कंफर्म कर सकते हैं, आज बात हो रही है कि पार्लियामेंट जो है उसको ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल अफेयर्स की चीज़ें, अमरीकी अड्डे और कश्मीर पर जो बातचीत है या दूसरे जो मामला हैं उस पर के इन हाउस एक ब्रीफिंग दी जाए।
आज फॉरेन ऑफिस में तो कुछ पार्टी जो सियासतदान हैं उनको बुला के ब्रीफिंग दी गई है, लेकिन पार्लियामेंट में ये बात हो रही है, तो ये उनको इनविटेशन पहले आ गया और बाद में उन्होंने ये डिमांड की है। क्या आपके पास क्या इत्तलात? मेरे पास इत्तलात ये हैं कि PDM के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनसे बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता किया गया और उनसे ये दरख्वास्त की गई कि हम अपोजिशन की तमाम जमातों को अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, ख़ास तौर पर ये जो अमरीकी अड्डों वाला मामला है, इसके ऊपर ब्रीफिंग देना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने इसके ऊपर सरबराही इजलास बुलाया हुआ है, हम इसके ऊपर आपका या आपकी तजवीज़ वहाँ पर रखेंगे, और उन्हें बाकायदा तौर पर रखी। और फिर उसके बाद जो इलामिया जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये डिमांड किया है कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो बुलाया जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग, वैसे इसका मतलब है कि मौलाना ने बड़ा ट्रिक खेला, ज़बरदस्त ज़हीन सियासतदान है। इन्विटेशन आ चुकी थी तो उस पर उन्होंने मुतालबा किया ताकि ऐसा नज़र आ सके कि उनके मुतालबे पर हुकूमत ने ये सारी की सारी इन्विटेशन भेजी है, यानी गिव इन किया है, अपोजिशन की डिमांड को तस्लीम किया है, ताकि मौलाना ये बयान कर सकें, अपने साथियों को यकीन दिला सकें जो इजलासों में जो शरीक नहीं होते, वो हज़ारों लाखों वर्कर आप जिन्हें कह लें, या जो पार्टी की सेकंड टीयर थर्ड टीयर है, कि देखें हम जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट इज़ लिसनिंग टू दैट, और हमारा एक इम्पैक्ट है, हमारे पास अभी हमारा जो वेट है वो इतना है कि हम गवर्नमेंट को इम्प्रेस कर सकते हैं और उससे अपनी चीज़ें मनवा सकते हैं। आप खुद ही तो कहते रहते हैं समीर साहब के मौलाना साहब को भी कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो मौलाना बड़े ज़हीन आदमी है, डेफिनेटली ही विल गेट समथिंग। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा, माफ़ी चाहता हूँ, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो सरदार साहब के पेशेंस को बड़ा सलाम, बड़ी उनकी मोहब्बत शफकत, और वापस आकर जो डेरा गाजी खां की जो सूरत हाल है, जो ऑपरेशन है और जो सारा मामला, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए, एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नवाज शरीफ साहब की जो कंसल्टेशन थी अपनी पार्टी में उन्होंने मुकम्मल कर ली है। ग्रैंड डायलॉग के हवाले से मफाहमत के लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अब इसका फ़ैसला वो उन्होंने कहा है कि वो आज रात या कल सुबह किसी वक्त अपनी पार्टी को बता देंगे, और लग ये रहा है कि वो जाएंगे मुज़ाकरात की तरफ, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने नए इमरानी मुआहदे का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इदारे हैं उनके साथ कोई किसी तरह की कन्फ्रंटेशन नहीं होगी, और एक जो बड़ी अहम बात उन्होंने कही कि आइंदा हम किसी दफ्तर में नहीं जाएंगे और जो भी बात होगी, जो भी एहतजाज होगा वो पार्लियामेंट में होगा। गोया वो ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है, जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट है, जो स्ट्रीट एजिटेशन है, नून लीग उससे इज्तनाब करेगी और जो कुछ भी होगा वो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा। ये नवाज शरीफ साहब ऑफ़र कर रहे हैं, तो इसका जवाब आ जाएगा। लेकिन मैं सरदार मोहसिन अता साहब की तरफ जाने से पहले अलीना, जावेद हाशमी साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, उस पर आपका क्या कमेंट है? अब तो पार्लियामेंट के बाहर भी ये बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी है वो शायद पार्टी के मफाद में नहीं है। सिर्फ देखिए, इस वक्त ये एक बहुत ही गलत बात है कि नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी है वो पार्टी के मफाद में नहीं है। देखिए, हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, वो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, और जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म बने और जो उनको लेकर आए हैं, हमें उस पर भूलना नहीं चाहिए। वो सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के करीब रहे हैं। खैर, जहाँ पर जावेद हाशमी साहब की बात है, तो आप सब लोग उनका प्रोफाइल पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि उनको कब कब कौन कौन सी मिनिस्ट्रियाँ मिली हैं। बहुत अहम मिनिस्ट्रियों में रहे हैं, और जिनको वो पॉलिटिशियन नहीं समझते नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने ही उनको ये मिनिस्ट्रीज दी हैं। इवन कि वो मेरे ख्याल में नून लीग के सदर भी रहे हैं। तो अब इस पॉइंट पर अगर वो ये बात करते हैं तो इसका मतलब वो ये, जैसे कि मौलाना साहब को कुछ नहीं मिल रहा, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर जो जिसके मुंह में आता है वो बोल देता है। तो ये आप भी ब्रेक में सदीक साजिद साहब, आप भी ब्रेक में बड़ी तशबीहात की बात कर रहे थे, लाल रंग और पता नहीं टक्कर और क्या बात कर रहे थे। मैं तो समीर साहब ये कह रहा था कि अभी नून लीग के अंदर भी किस किस्म की सियासत चल रही है कि वो पहले आवाज नहीं आ रही जी। नून लीग में मैंने कहा इस किस्म की सियासत चल रही है कि एक दीवार में टक्कर मारते हैं, वो दीवार गिरा दी जाती है, वो फिर कहते यार है डेगी है यार तू बना दे। दूसरा भाई जो आता है वो फिर बेचारा उस दीवार की मजीद दीवारें खड़ी करता है। या वो आजकल वो देखते नहीं, वो स्पेन में वो भैंसे वो लाल रंग दिखाते हैं, उसके पीछे वो दौड़ते हैं ऐसे जनाब, वो चक्कर लगाते हैं। वो आगे से बंदा कोई आ गया, काबू आ गया, उसको उठा के फेंकते हैं, और उसके बाद वो फिर बेचारा जख्म मरहम पट्टी करने के लिए दौड़ते हैं, उनको उठाते हैं, लेके जाते हैं।
तो मरहम पट्टी के लिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो रखे हुए अच्छा हैं। नहीं, आप ये कह दें कि ये जो सारी कहानी है इसका नून लीग की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कहानी आपने वैसे ही बयान की। समझने वाले नहीं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब टक्कर मारते हैं, जख्मी होते हैं, शहबाज शरीफ साहब उसकी मरहम पट्टी करते चले हैं। कम से कम मरहम पट्टी वाला राणा साहब की तशरीह से मैं इतफाक करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं No comment. सरदार साहब खोसा साहब हमारे साथ हैं लाहौर स्टूडियो से। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। अच्छा सरदार साहब, इशू जो है वो बड़ा अहम इशू है और पिछले 5-7 दिन पूरी जो हम पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाब में हर बंदे की नज़रें वहीं पे लगी हुई हैं कि डेरा गाजी खां में लादी गैंग और फिर उसका उनकी जो वीडियो आई जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ किया, फिर वहाँ पर ऑपरेशन, तो एक थोड़ा सा हमें ये बयान फरमाइए कि ये जो सारा जो कुछ हो रहा है आपकी नज़र में, क्योंकि आप वहाँ से बार बार मुतअद्दिद दफ़ा आप MPA मुंतखब हुए हैं, बल्कि आपने जो उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं उनके वालिद साहब को भी 2 जो इंतखाबात थे उनमें आपने शिकस्त दी, तो ये सब आप कैसे ये देखते हैं, ये है क्या मामला सारे का सारा, इनके पीछे कौन है, कौन इनको सपोर्ट करता है, क्यों ये हर 2 साल के बाद हम एक गैंग को हमें देखने को मिलता है और फिर एक ऑपरेशन और ये जुल्म, ये सब क्या है आपकी नज़र में? जी चाहिए तो मुझे ये था जी कि एक मैं भी सीनियर मेंबर असेंबली हूँ, मेरा ये 4था टर्म है, मुझे इस पॉलिटिकल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, लेकिन चूँकि आपने मुझे एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया है DG खां के हवाले से कि वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्पेशली डकैत ग्रुप जो है इसकी तरफ से नहीं हम ये सॉरी कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, ये हम डिस्कस कर लें जो DG खान है, तो जो अगला जो सेगमेंट है बिकॉज पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, यू आर मोर देन वेलकम, यू आर मोर देन वेलकम, वी विल यू नो टेक एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस डेफिनेटली। जी बस थैंक यू जी, बस मुझे चूँकि इनवाइट किया गया इस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, तो इस पे समी साहब अगर आप इनकी उम्र देखें, जो इनके क्लिप आते रहते हैं, जो जराइम की दुनिया में नौजवान लड़के आ चुके हैं, तो ये 16-18 साल की उम्र से 22-25 साल 26 साल की उम्र के लड़के हैं। ये तो पिछले 4-6 साल से एकदम इमर्ज हुए हैं उस एरिया में, लेकिन जो लादी नाम है उसके जो आबा-ओ-अजदाद या वो लोग 10-12-14 साल से जो एक नाम जराइम की दुनिया का उस खोसा इलाके का जो पहाड़ में आबाद हैं ये लोग, इनका अगर इनके बैकग्राउंड को देखा जाए तो किसी न किसी शक्ल में नाइंसाफ़ी का पहलू की वजह, उस वजह से ये जो लोग हैं वो इस मज़ाहमत पे या इस अंदाज़ में जराइम की दुनिया में कदम रखते हैं। ये तो आप माशाल्लाह समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन इनका अब इस तरह से आके इस ग्रुप का एक बेदर्दी के साथ और इतनी दीदा दिलेरी के साथ इस तरह एक कार्रवाई करना, और स्पेशली चीफ़ मिनिस्टर उस ज़िला से हैं और उन्हीं का, बल्कि ये उनकी भी जन्मभूमि है, यहाँ से वो तहसील नाज़िम रहे इस एरिया से। मेरी ख़ुद सियासी विलादत इस इलाके से है, मैं चेयरमैन बना यूनियन काउंसिल का कहीं 80s मिड में, चीफ मिनिस्टर के भाई हैं वो इस यूनियन काउंसिल से इन लोगों के जो आजकल जराइम में हैं इनके आबा-ओ-अजदाद से वो भी वोट लेते रहे, वो भी चेयरमैन रहे, नाजिम रहे। सो किसी न किसी शक्ल में हम लोगों का इस पर एक कंसर्न तो है जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। रीज़न क्या है, ये इस मंजिल तक क्यों आए, तो ज़ाहिर जब जराइम की दुनिया में लोग आते हैं तो पीछे उनके वापस जाने का रास्ता नहीं होता, उनको पैसा चाहिए, हथियार उनके पास होता है और वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जगह का इंतखाब करते हैं, कमज़ोर जगह पे हिट करते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं। और चूँकि वो एरिया ऐसा है, टेरेन ऐसी है कि वहाँ पे पुलिसिंग उस कदर इफ़ेक्टिव नहीं है जैसे होनी चाहिए थी। तो ये जो पुलिसिंग वहाँ पर इफ़ेक्टिव नहीं है, ये बाय डिज़ाइन है। जब इतना ज़्यादा क्राइसिस है, आप देखें ना वहाँ पर आप पूरे पंजाब की पुलिस और दूसरे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको मूव करते हैं, उस पर ख़र्चा भी आता है, जानों का भी नुकसान होता है। तो और इतना ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है 2 हफ़्तों में कि अगर हम उसे डिवाइड करें, वो जो परमानेंट अगर पॉलिसिंग हो, वहाँ पर चौकियों में लोग हों, तो वो ये मामला कंट्रोल नहीं कर सकते। मिलिट्री बॉर्डर पुलिस भी कोई चीज़ है, ज़रा उस हवाले से भी बताइएगा, वो क्या काम करती है वहाँ पे?
जी, मैं इस पे अगर मुझे इजाज़त हो तो पुलिसिंग का जो आपने ज़िक्र किया है, इसमें कोई शक नहीं कि पहाड़ के अंदर का जो इलाका है उस पे अंग्रेज़ के टाइम से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस नाम से एक इदारा वजूद में आया और बड़ा थॉटफुल उनका एक ये मैकेनिज़्म था, जिसमें क्योंकि कल्चर जो माउंटेन बेल्ट के अंदर बिरादरियां हैं, कल्चर हैं, उनको समझना, उनको कंट्रोल करना, तो उससे उन्हीं एक जो नोटेबल फैमिलीज़ होती थी वहाँ उन्हीं में से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की लोगों की इंडक्शन होती थी। लेकिन अंग्रेज़ का अपना एक निज़ाम था, उन्होंने इसको मौसर तरीके से एक्सरसाइज किया। पार्टीशन के बाद ज़ाहिर है आप देख रहे हैं कि हमारे हर इंस्टीट्यूशन में किसी न किसी शक्ल में डिटोरिएशन आई है, और पुलिसिंग तो एक बड़ा बेसिक एक ऑर्गन है हमारी सोसाइटी का। पहाड़ के अंदर की जो पुलिस है इसकी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई बदकिस्मती से। 2018 के इलेक्शन में ओथ लेने के बाद जो मेरी पहली मीटिंग और हमेशा बजट की मीटिंग पे भी जो पॉइंट्स होते सर जनाब चीफ मिनिस्टर के मैंने ये कराया को कि स्ट्रक्चर बहुत वीक हो गया है पुलिसिंग का, और हमारे हाथ से चीज़ें ये निकल जाएंगी और इसकी कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी भारी, जिसका आपने जिक्र किया है। और अब हालत ये है कि अब इतने कॉन्टीजेंट्स, सैकड़ों की तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सब इन्होंने लॉन्च किया, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको सक्सेस नहीं मिला। तो मेरी जो थी एक एप्रीहेंशन इलेक्शंस के फ़ौरन बाद, वो अपनी जगह पे बजा हैं और मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। और मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने असेंबली में पॉइंट आउट किया, मैंने जो मेरा फ़र्ज था वो मैंने अदा किया। अच्छा, ये बयान कीजिए कि अभी क्या इत्तलात हैं, ये जो ऑपरेशन अभी हो रहा है वहाँ पर, अभी कामयाबी का कोई आसार इसमें है, पुलिस वालों की बाजियाबी, और दूसरे आपको क्या बता रहे हैं ग्राउंड पे जो आपके जो सोर्सेज हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक उस इलाके से है? जी, पुलिस की बाजियाबी का तो मुझे इल्म नहीं, वो शायद राजनपुर के कुछ इश्यूज़ हैं जिन पे मेरी कोई इतनी नज़र नहीं, लेकिन जिस ग्रुप ने ये बर्बरियत का मुजाहरा किया, एक इंसान को इस तरीके से बेदर्दी से काट कूट के और उसको उसकी वीडियो अपलोड कर दी, जिससे जाहिर है कि पाकिस्तान से बाहर भी इसका इमेज अच्छा नहीं किया, और उस पर जो मैटर करने वाली फोर्सेस हैं उनका क्या मैकेनिज्म है, क्या स्ट्रेटजी है, मैं उसमें कोई मैं ऑन बोर्ड नहीं हूँ। लेकिन जाहिर है कि वो अपना कोई ना कोई स्ट्रेटजी कर रहे होंगे। एक दफ़ा उन्होंने वहाँ पे चार्ज किया है, विड्रॉ किया है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे साथ ही रहिए सरदार। मुझे यहाँ पर एक वक्फा लेना है और वक्फे के बाद इंशाल्लाह मज़ीद आपसे गुफ्तगू करते हैं इसी हवाले से। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। डीजी खान की सूरत हाल पर बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, और सरदार मोहसिन रज़ाक खोसा हमारे साथ। अभी क्योंकि लाहौर में बारिश है और उसकी वजह से हमारा लिंक डाउन है, तो वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे। वीडियो अवेलेबल नहीं है, उसकी मैं माज़रत चाहता हूँ। अच्छा सरदार साहब, हमने 2-3 दिन पहले भी एक प्रोग्राम किया था, और उसमें हमारे नुमाइंदे ने जब हमने पूछा कि कौन कौन इसके पीछे हो सकता है, तो उन्होंने आपका भी नाम लिया। उन्होंने कहा जी कि ये जो लादी गैंग है, ये इनकी सरपरस्ती जो है वो सरदार मोहसिन रज़ाक साहब जो हैं, खोसा साहब, वो भी करते हैं। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो हमारे नुमाइंदे ने जो आपके हवाले से बात की थी? जी, मुझे बड़ा दुख हुआ जी ये बात सुन के, और एक वजह ये भी बनी यहाँ आपके चैनल पे आने की। एक तो हमारा एक अपना मिजाज है, गैंग्स रखना, गैंग्स को पालना, बदमाशों के साथ जिंदगी, ये हमारा वो अब प्रोफाइल चेक करें तो इससे दूर दूर का वास्ता भी नहीं। ये अलग बात है कि हमारी कौम से हैं वो लोग, और हमारे बिल्कुल करीब रहने वाले हैं। इनके आबा व अजदाद बड़े शरीफ नफ्स लोग थे,
जैसे मैंने बताया, कोई वजह बनी इनका इस जराइम की दुनिया में आना, और जब से इन्होंने उसमें कदम रखा और मसालियत भी इनके दरमियान कोशिशें हुई और वो कारगर साबित ना हुई, तो जाहिर है फिर उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। और 15-20 सालों से उनके ख़ानदान से भी हमारा दूर दूर का वास्ता ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता जब कत्ल गारत बढ़ती है और हम वहाँ जो इन्फ्लुएंशियल लोग या पॉलिटिकल फेल हो जाते हैं किसी किसी मसालियत फ्रंट, तो वहाँ रिवायत है उस इलाके में सैयद, पीर, रूहानी लोग जो दीनदार हैं और जिनको वो लोग मानते हैं, तो उनको हम मीडिएटर के तौर पे ज़रूर हमने लॉन्च किया, जिसका कभी ना कभी कुछ फ़ायदा भी हुआ। लेकिन ये परसेप्शन तकलीफ़ देह है हमारे लिए कि हम इनकी सरपरस्ती तो दूर की बात, हौसला अफजाई तक हमें ना करनी चाहिए, ना हमारा मिजाज है। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आपके अगर रिपोर्टर जिसका मैंने सुना, और मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने ये बात आप तक बगैर तस्दीक के, मेरे ख्याल में तो वो खुद भी नादिम उनको होना चाहिए ये बात आप तक पहुँचा के, मेरा इतना ज़ाती ख्याल। अच्छा, अब आप क्या सजेस्ट करते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या होना चाहिए वहाँ पर, किस तरीके से इस सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, एक और सवाल सरदार साहब मेरा भी ले लें साथ ही। जैसे कि आपने कहा कि आपकी जो पहली मीटिंग हुई थी उस्मान बुज़दार साहब के साथ, वज़ीर आला पंजाब के साथ, तो आपने पॉइंट आउट किया था, एंड आई एम श्योर कि आप अब तक भी पॉइंट आउट कर रहे होंगे चीज़ों को, तो उनका रिएक्शन क्या है और इतने साल हो गए, इस हवाले से क्या उन्होंने कोई लाहे अमल तैयार किया या नहीं किया? जी, मुझसे कुछ सवाल हुआ है जी जी, दोनों आप ही से सवाल है, मेरा भी और अलीना का भी। मुझे जी सवाल समझ में नहीं आया, दोबारा दोहराया जाए। जी बोलें आप। अच्छा, बेसिकली आपने कहा कि आपकी जो पहली मीटिंग हुई थी उस्मान बुज़दार साहब के साथ, वो इसी हवाले से हुई थी और आपने इस इशू को पॉइंट आउट किया था। अब यकीनी सी बात है आप उन्हें अपडेट करते रहते होंगे, तो आपने क्या लाहे अमल देखा उनकी तरफ से? कोई लाहे अमल उन्होंने तैयार किया या नहीं किया, या सिर्फ डिस्कशन, मीटिंग और पॉइंट आउट की हद तक ये सारी चीज़ें? जी, मैं इतना बताता चलूँ कि उस मीटिंग का या वो चीज़ें जो उनके नोटिस में लाई गई, वो खुद उनको इस बात का इदराक था और अब भी है। और इसमें इसका एक जो पुलिस का स्ट्रक्चर है उस पर उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसकी मुतअद्दिद बार मीटिंग्स हुई कि इस बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को अपने ओरिजिनल शक्ल सूरत में रहने दिया जाए, इसका मर्जर हो पंजाब पुलिस, इसकी कमांड किसके पास हो। सो उसमें हमारी और भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की उसमें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है। और अलबत्ता एक नया निज़ाम मुतारिफ कराने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन वी आर होपफुल। यू आर होपफुल। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा पॉलिटिक्स पे हमने जो पहले गुफ्तगू की उसका बाकी हिस्सा, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है? आप इंडिपेंडेंट लड़े, बाद में आप तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, अभी जो लोगों के मसाइल है, जो परफॉर्मेंस है, अगर आज इलेक्शन हो तो आपको क्या लगता है कि कौन सी जमात जीतेगी? जी समी साहब मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मैं आप ही से खोसा साहब। जी, इसमें देखें, एक तो हमारी सोसाइटी में कुछ मिजरीज और कुछ मसाइल इतने ज़्यादा हैं समी साहब, आपको भी पता है। और जब कोई पार्टी पावर में आती है उसके साथ मासेस के तवक्कुआत का लेवल भी उतना ही बुलंद होता है जितनी उस पार्टी के साथ चाहत होती है। तो ये देखते हुए जो उम्मीद लोगों की थी वो हमारी एक आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होने के बाद हम लोगों की भी थी। मेरे साथ मेरे एक आज़ाद हैं जी अब्दुल फारूक खान, वो भी आज़ाद कौमी असम्बली में थे। तो हमारी ये मुशावरत हुई, अपने लोगों से भी हुई और फिर कुछ दोस्तों से जो PTI में थे। तो इस उम्मीद के साथ हम इस कश्ती में सवार हुए कि डेफिनेटली इमरान खान साहब की इसमें क़यादत में लाजमी तौर पे हमें एक किनारा मिलेगा और हम उस उम्मीद का दामन अभी तक हमारे हाथ में है, क्योंकि उसकी इंटेंशन जो कि एक बड़ी आम इस्तिलाह बन गई है कि इमरान खान साहब की नीयत नेक है, वो मोटिवेटेड हैं। टाइम ज़रूर चाहिए, हमारे माशरे के अंदर बीमारी बड़ी पुरानी है, इससे निकालने में टाइम तो लगेगा जी, डेफिनेटली टाइम लगेगा। लेकिन अमूमी तौर पर ये बात देखने में आई कि जो देहातों में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि ज़राअत में ख़ासी बेटर परफॉर्मेंस रही इस हुकूमत की, आपका भी ताल्लुक़ जो है वो कबायली इलाके से, देहाती इलाके से है, तो लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ क्या आप उसके हवाले से कमेंट करेंगे? शहरों में तो लोग बहुत कंप्लेंट करते हैं जी बहुत महंगाई हो गई है,
देखो सर, महंगाई तो एक बाज़ औक़ात आलमगीरियत इशू है हमारे मुल्क के अंदर। हमारा अपना जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, इस कोविड की इस वायरस के आने के बाद उसके जो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उसके हमारे उस पर बड़े सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट्स हैं, उसको हमें एक तरफ नहीं रखना चाहिए, सामने रखना चाहिए। एक तो ये हुआ देहात का, आपने कहा है डीडी खान या मेरा जो इलाका या जो हमारे पंजाब का रूरल एरिया है, उसमें ज़ाहिर है 2-3 चीज़ें तो बड़ी अहम हैं। एक तो उसमें पुलिसिंग सिस्टम, पानी, इरिगेशन, लोग जो ज़िम्मेदार हैं उनको सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, इरिगेशन का जो हमारा सिस्टम है उसमें एक मोहसिन लगारी साहब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट, एक वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटेड और कॉम्पिटेंट कैबिनेट मेंबर हैं। उनके पास ये पोर्टफोलियो है जो मेरे देखने में आता है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पे, पानी के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने, उसके असरात पब्लिक तक पहुंचने चाहिए। पानी जितना शॉर्ट, अगर मिसमैनेजमेंट हुई तो लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, लड़ाइयाँ हों तो एक अनारकी फैलती है, उसमें पुलिस का सिस्टम आता है आड़े। तो ये पैरेलल चलते हैं। हमें उसमें पुलिसिंग को ठीक करना है, उस पर भी हमें काफ़ी मेहनत चाहिए, और इसके साथ साथ एक रेवेन्यू का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको भी बेहतरी चाहिए। अच्छा, क्योंकि वक्त कम है, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि अब बजट सेशन आने वाला है और हमने देखा पार्टी में जहांगीर तरीन साहब के हवाले से एक डिवाइड भी है। व्हाट इज़ योर असेसमेंट कि ये जो ग्रुप है पार्टी के अंदर जो बना है, ये एट द एंड ऑफ द डे पंजाब गवर्नमेंट के साथ ही जाएगा, टूट जाएगा? आपकी जो सियासी एक्यूमेन है वो क्या बताती है आपको? इस ग्रुप के वजूद में आने से अगर आप एक लफ्ज़ समझ सकें जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो है कि पार्टी को महमीज़ मिली है। अगर कोई थोड़ी बहुत सुस्ती थी तो वो नहीं होनी चाहिए, यानी महमीज़ मिली है और ज़्यादा मेहनत से हमारी पार्टी को काम करना चाहिए। और बाकी मादा जो पीरियड है उसमें ऐसे हमें मैयज़ लेने चाहिए, ऐसा तदारुक करना चाहिए ताकि नेक्स्ट जो इलेक्शन है उसमें सुरखरू हो के फील्ड में जाया जाए। बिल्कुल ठीक है सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी आपने अपना टाइम दिया, वैल्यू। राना साहब, आपने सरदार साहब की बात सुनी, वो इंडिपेंडेंट थे, पीटीआई में आए, कुछ चीज़ों के बारे में कंप्लेंट्स भी उनको होंगी, लेकिन ओवरऑल इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। देखिए समी साहब, बात यह है कि ये जो इंडिपेंडेंट लोग मुंतखब हुए और बाद में पीटीआई में शामिल हुए, तो मोहसिन अता साहब भी उनमें शामिल थे। उन्होंने जैसे ख़ुद भी बताया कि हमने अपने हलके के लोगों से भी मशावरत की, अपने दोस्तों से भी मशावरत की, और हमने और अभी भी दामन हमने पकड़ा हुआ है खान साहब। और ये देखें, सिर्फ मोहसिन अता साहब ने नहीं पकड़ा हुआ, समी साहब, ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अवाम आज भी इमरान खान को ही अपनी उम्मीदों का मरकज़ ठीक हो गया। अच्छा जी, लीना, लास्ट कमेंट 30 सेकंड। सिर्फ बेसिकली जो उन्होंने बात की, उन्होंने बात तो बिल्कुल ठीक की है कि जो है ना पीटीआई की जो क़यादत थी वो सुस्त हो गई थी और अब उन्होंने खींचा है। लेकिन पीटीआई के जो लोग हैं, बहुत उनके सीनियर रहनुमा जो हैं, वो यही बोलते हैं कि इनका तो नज़रिए से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो आए थे बस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। बट ये बड़ापन है सरदार साहब का और जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं कि वो अभी भी इमरान खान साहब के बारे में ये सोचते हैं। ऑनेस्टली बहुत शुक्रिया आपका सदीक साजिद, राना ताहिर साहब और लीना इलियास और सरदार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी अपना टाइम निकाला। नाजरीन, इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।